जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की ने पाकिस्तान को दिया अंका 3 स्टील्थ ड्रोन का ऑफर। रडार से गायब होकर हमला करने की क्षमता, भारत के लिए खतरा। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे सीरिया में असद शासन से छुटकारा पाने की पहली बरसी पर मनाया जश्न। राष्ट्रपति शरा का बड़ा ऐलान, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकता, हम सीरिया को फिर से करेंगे तामीर। इसी के साथ आपको बताएंगे चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडरशिप वाली पार्टी का जमात से गठबंधन। इनके अलावा आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर को लेकर ओवैसी की पार्टी का बड़ा बयान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबारों ने दावा किया है कि तुर्की ने पाकिस्तान एयरफोर्स को अंका 3 स्टील्थ ड्रोन बेचने का ऑफर दिया है। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को अपना अगली पीढ़ी का अंका 3 स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल ऑफर किया है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इस ड्रोन को डेवलप किया है, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स को एक डीप स्ट्राइक क्षमता मिल सकती है। पाकिस्तान में अंका 3 स्टील्थ ड्रोन के ऑफर के बाद खूब ढोल पीटे जा रहे हैं। एरो न्यूज जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को कम से कम 100 अंका 3 स्टील्थ ड्रोन देश के भीतर ही तैयार करने का ऑफर दिया है। इसके तहत पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन प्लांट लगाने की बात भी शामिल है। आपको बता दें कि अंका 3 ड्रोन को तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI ने डिजाइन और डेवलप किया है और इसे अगली पीढ़ी के ड्रोन युद्ध का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। रडार की पकड़ से बचने के लिए इसमें टेल लेस फ्लाइंग विंग डिजाइन दिया गया है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाता है। इसमें लगा टर्बोफैन इंजन इसे मैक 0.7 की गति तक उड़ने में मदद करता है। ये ड्रोन सटीक निर्देशित हथियार, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ले जा सकता है, जिसकी कुल पेलोड क्षमता लगभग 1200 किलोग्राम बताई जा रही है। दावा है कि इसे खास तौर पर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यानी तुर्की इसे भारत के रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ उपयोग के मकसद से पाकिस्तान को दे सकता है। इस ड्रोन को 40,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल में हुई उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत के दौरान तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि अंका 3, जिसने पिछले साल अपने फ्लाइट टेस्ट पूरे कर लिए थे, अब डिफेंस सहयोग पहल के तहत पाकिस्तान में सक्रिय रूप से पेश किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म में कम दिखाई देने वाली तकनीक, अंदरूनी हथियार रखने की व्यवस्था और लंबी दूरी तक सटीक हथियार ले जाने की क्षमता मौजूद है। यानी अगर पाकिस्तान तुर्की से ये ड्रोन खरीदता है तो वो इसे भारत के एयर बेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद के शासन के गिरने को आज ठीक 1 साल पूरा हो गया है और इसी खुशी में पूरे सीरिया में खुशियां मनाई जा रही है। और इसी बीच सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने सोमवार को कहा कि उनका देश अब पुनर्निर्माण यानी दोबारा बसाने के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सीरिया का पुनर्निर्माण ऐसा होगा जो देश के आज के हालात और उसके पुराने गौरवशाली इतिहास के लायक होगा। ये बयान उन्होंने बशर अल असद सरकार के पतन की पहली बरसी के मौके पर दिया। सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी सना के मुताबिक राष्ट्रपति शरा ने यह बात दमिश्क की उम्मयद मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के बाद अपने भाषण में कही। इस दौरान राष्ट्रपति शरा सैन्य वर्दी में नजर आए। उन्होंने सीरियाई जनता को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारे रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकती। हम सब मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने आगे कहा, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इंशाअल्लाह हम पूरे सीरिया को फिर से मजबूत बनाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो निर्माण होगा वो सीरिया की शान और उसके इतिहास के मुताबिक होगा। राष्ट्रपति शरा ने यह भी साफ किया कि आने वाले दौर कमजोर लोगों की मदद और लोगों के बीच न्याय कायम करने पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता ये होगी कि हर नागरिक के साथ इंसाफ हो। साना के अनुसार राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने काबा शरीफ के गिलाफ का एक हिस्सा जो उन्हें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तोहफे में मिला था, उसे उम्मयद मस्जिद में रखवाया। गौरतलब है कि बशर अल असद
जो करीब 25 साल तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे। पिछले साल दिसंबर में रूस भाग गए थे। इसके साथ ही बाथ पार्टी का शासन खत्म हो गया, जो 1963 से सत्ता में थी। इसके बाद जनवरी में अहमद अल शरा के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार बनाई गई, जो अब देश को एक नए रास्ते पर ले जाने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले छात्र नेताओं की नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी ने रविवार को जमाते इस्लामी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन का नाम रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलायंस रखा गया है। एनसीपी असल में स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से बनी हुई पार्टी है। इसी संगठन ने पिछले साल हुए बड़े छात्र आंदोलन की अगुवाई की थी। इन्हीं प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सहयोग से इस साल फरवरी में इस पार्टी की शुरुआत हुई थी। अब एनसीपी ने जमाते इस्लामी की सहयोगी अमर बांग्लादेश एबी पार्टी और राष्ट्र संघ कार्य आंदोलन के साथ हाथ मिलाया है। गठबंधन की घोषणा करते हुए एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने बताया कि ये फैसला 2 साल से चल रही बातचीत और कोशिशों का नतीजा है। नाहिद इस्लाम को यूनुस ने अगस्त 2024 में अपनी सलाहकार परिषद में शामिल किया था। हालांकि एनसीपी बनाने के लिए नाहिद ने बाद में अपना पद छोड़ दिया। उधर बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक ताकत जमाते इस्लामी भी चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वो पहले ही 8 इस्लामी पार्टियों को साथ लाकर एक बड़ा मोर्चा बना चुकी है। दूसरी तरफ देश का राजनीतिक माहौल काफी बदला हुआ है। यूनुस सरकार ने अवामी लीग को भंग कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी एक बार फिर से मुख्य धारा में आ गई। हालांकि उसके प्रमुख खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार है और पार्टी की कमान उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ में है, जो सालों से लंदन में रह रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अवामी लीग के बाहर होने और बीएनपी की कमजोर स्थिति ने राजनीतिक खालीपन पैदा कर दिया है, जिसका फायदा जमात और धार्मिक दल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर आजकल सुर्खियों में। कबीर राज्य में भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उन्हें हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले से नाखुश होकर उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से बातचीत कर रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला किया है और उन्हें बीजेपी का एजेंट तक कह दिया है। AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी के कोर मेंबर है और पूरी दुनिया जानती है कि शुवेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय मुसलमानों की सोच सकारात्मक है। भारत में मुसलमान विनाशकारी विचारधाराओं को नहीं मानते। वो कभी भी देश के खिलाफ काम करने वालों का साथ नहीं देते। भारतीय मुसलमान शांति और सद्भाव से रहना चाहते हैं और इसलिए ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो शांति और अमन को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी समझ से AIMIM चीफ और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी कभी भी नफरत फैलाने वालों और देश को तोड़ने की कोशिश करने वालों का साथ नहीं देते। देश से मोहब्बत करने वालों के साथ असदुद्दीन ओवैसी है और उसके साथ नहीं है जो देश में नफरत पैदा करते हो। बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर कौन है और किसके साथ मिला हुआ है। वहीं कई लोगों का मानना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद में जो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बुनियाद रखी, वो पहले कांग्रेस और फिर ममता बनर्जी की टीएमसी, इनके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के फुल छाप पर लड़ चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।